हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिएक्ट सिस्टम डिज़ाइन सीरीज। और इस पार्ट में हम लोग कोर रिएक्ट आर्किटेक्चर के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप बोलोगे इस सीरीज के अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स आ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, तो क्या वो चीज़ें कोर रिएक्ट आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं थी? देखो, वो जेनरिक चीज़ें थी। डेफिनेटली वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग रिएक्ट जेएस के सिस्टम डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, बट आप लोग उनको फ्रंट एंड की दूसरी टेक्नोलॉजीज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि रिएक्ट जेएस ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप लोग यूआई और फ्रंट एंड बना सकते हो। आप लोग चाहो तो कोर जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो, चाहो तो जेक्वेरी का, एंगुलर का, व्यू जेएस का, किसी भी और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो, राइट। सो जो चीज़ें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी थी वो जेनरिक थी, वो रिएक्ट के साथ साथ किसी भी और टेक्नोलॉजी के साथ में यूज़ करी जा सकती थी। बट जो अभी इस पार्ट में और आने वाले 3-4 पार्ट्स के अंदर जो चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, वो कोर रिएक्ट आर्किटेक्चर का पार्ट है बेसिकली, यानी कि वो स्पेसिफिक टू द रिएक्ट जेएस है। अब कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये सारी की सारी चीज़ें एक एप्लीकेशन के अंदर होंगी ही होंगी। हो सकता है इनमें से किसी एक चीज़ की आपको जरूरत पड़े, हो सकता है सारी की सारी चीज़ों की जरूरत पड़े, बट ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होते हैं कोर रिएक्ट आर्किटेक्चर को, जो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए अगर आप लोग एक सीनियर डेवलपर हो रिएक्ट जेएस में, या लीड हो, या फिर आप लोग रिएक्ट के आर्किटेक्ट हो। सबसे पहली चीज, जब भी आप लोग रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन बनाओगे ना, तो डेफिनेटली आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो आर्किटेक्चर है वो कंपोनेंट बेस्ड होना चाहिए। हर एक चीज जो यूआई के ऊपर दिखती है वो अपने आप में कंपोनेंट ही होती है रिएक्ट जेएस के अंदर। थोड़ा सा और अच्छे से बताऊंगा मैं अभी आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर, बट एक बार के लिए पॉइंट्स देख लेते हैं। देन कंटेनर और प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट्स हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, स्मार्ट और डम कंपोनेंट्स यूज करते हैं। अभी क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वेरी। जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोजेबल एंड रियूजेबल होने चाहिए। जब हम लोग कंपोनेंट्स को यूज करते हैं फॉर्म्स वगैरह के साथ में, जहाँ पे इनपुट फील्ड्स और फॉर्म का यूज होता है, वहां पे या तो कंट्रोल्ड कंपोनेंट यूज करेंगे या फिर अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट यूज करेंगे। डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट में क्या चीजें फिट बैठती हैं। और जब आप लोग डेटा कंट्रोल करते हो, डेटा फ्लो को डिजाइन करते हो, तो आपको प्रोब ड्रिलिंग करवानी है या फिर लिफ्टिंग अप स्टेट करवाना है, ये सारी चीजें भी आपके फीचर के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। बट ये चीजें आपको डेफिनेटली यूज करनी चाहिए एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर को। देखो, रिएक्ट जेएस बेसिकली कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड होता है। जो भी आपको दिखता है रिएक्ट जेएस की यूआई के अंदर वो अपने आप में कंपोनेंट ही होता है। चाहे आप लोग हेडर की बात कर लो, फूटर की बात कर लो, किसी भी पार्ट की बात कर लो, इवन जो हमारे पेजेस होते हैं ना, वो अपने आप में कंपोनेंट ही होते हैं। देन हम लोग राउटर के थ्रू उसको पेजेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। और जब भी आप लोग रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो ऐसा ध्यान रखो कि क्या ऐसी चीज है जो बार बार यूज करी जा सकती है। जैसे कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर कुछ बटन्स बना रहे हो, या फिर सारे के सारे बटन्स हैं, उनका सेम साइज है, सेम कलर है, सेम उनका स्टाइल है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उस बटन के लिए एक अलग से कंपोनेंट बना के रख सकते हो। मान लो सर्च बार आपको बहुत जगह पे यूज करना पड़ रहा है, होम पेज पे, डैशबोर्ड पे, कई जगह पे, कहीं पे भी यूज करना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी आप एक कॉमन कंपोनेंट बना सकते हो। जो प्रोफाइल वाली इमेज होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक इमेज होती है जो राउंड होती है, बहुत सारी व्हाट्सएप के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर हमें वही शेप दिखता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो हमारी प्रोफाइल वाली इमेज है उसका साइज, शेप और कलर वगैरह सारी चीज सेम है, तो उसके लिए भी आप लोग एक कॉमन कंपोनेंट बना सकते हो। तो कहने की बात ये है कि आप लोग अपनी एप्लीकेशन को पहले एनालाइज करो कि कौन सी ऐसी चीज हैं जो बार बार यूज होने वाली हैं, उनके आप लोग अलग से कंपोनेंट बना के रख लो, बेटर रहेगा आपके लिए। अब कई बार ऐसा होता है कि आधी चीजों को तो हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, आधी चीजों के लिए कंपोनेंट बना लेते हैं, वो एक बेटर स्ट्रक्चर नहीं बनता, उससे आपका कोड इजीली मेंटेन नहीं करा जा सकता, कोड मैसी हो जाता है और आपको बाद में एरर्स आने के, बग्स आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये तो एक चीज हो गई। सेकंड चीज, जब भी आप लोग कंपोनेंट बनाते हो तो कोशिश करो कि एटलीस्ट कंटेनर और प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट को अलग अलग रखो। ये दोनों चीजें क्या होती हैं मैं आपको बताता हूँ। प्रेजेंटेशनल का मतलब होता है कि ओनली यूआई वाली चीजें को डिस्प्ले करना, उसका और कुछ काम नहीं होता, बस उसका काम होता है कि यूआई के ऊपर चीजों को डिस्प्ले करवा दो। जो कंटेनर होते हैं उनके अंदर आपकी एपीआई कॉलिंग का डाटा रह सकता है, कुछ लॉजिक लिखना है, कुछ मल्टीप्लिकेशन करनी है, कुछ कैलकुलेशन करनी है, वो उनके अंदर रह सकता है। तो कुछ इस तरीके से समझ लो, जो आपका ऊपर वाला कंपोनेंट होगा वो एक कंटेनर कंपोनेंट होगा। मान लो आपने यहाँ पे कोई एपीआई कॉल कर ली, यहाँ पे आपने लॉजिक लिख दिया, कुछ कैलकुलेशन वगैरह कर दी, और जो अंदर वाला कंपोनेंट रहेगा ना वो उसका प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट रहेगा। जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है, जो भी आपको बिजनेस लॉजिक लगाने हैं, वो आपको कंटेनर वाले कंपोनेंट के अंदर रखने चाहिए। प्रेजेंटेशनल वाला कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, ताकि उसको आप लोग बार बार रीयूज कर पाओ। बिकॉज जो आपकी कैलकुलेशन वाली चीजें हैं, जो लॉजिक है, वो तो बार वाले कंपोनेंट के अंदर है। इसी तरीके से मान लो जो ये स्ट्रक्चर है ये आपने डैशबोर्ड के अंदर रख लिया, देन उसके बाद में आपको लग रहा है कि सेम स्ट्रक्चर किसी और स्क्रीन के ऊपर भी यूज हो सकता है, कि जो अंदर वाली चीजें है ना, डिस्प्ले करवाने वाली चीजें, वो तो सेम है, बट जो बाहर का लॉजिक है वो अलग है। तो आप लोग क्या कर सकते हो,
जो बाहर वाले जो कहीं सेकंड जगह पे यूज कर रहे हो, तो कंटेनर के अंदर अपने लॉजिक चेंज कर सकते हो, डाटा अपने चाइल्ड वाले कंपोनेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो और चाइल्ड वाले कंपोनेंट को वहां पे रीयूज करा जा सकता है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है, तो जब भी आप लोग डाटा को डिस्प्ले करवाते हो, जब भी आप लोग लॉजिक लिखते हो, कैलकुलेशन वगैरह करते हो, तो एटलीस्ट आपके पास 2 टाइप के कंपोनेंट होने चाहिए, एक कंटेनर और एक आपके प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट होने चाहिए। उसके बाद में हम लोग स्मार्ट और डम कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये ऐसा नहीं है कि कोई मैंडेटरी चीज है, बट अगर आप लोग रिडक्स जैसी चीजों को यूज कर रहे हो ना, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक जगह पे आपको कैलकुलेशन वगैरह करनी है और दूसरी जगह पे आपको डाटा को डिस्प्ले करवाना है। तो ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि जो हमारे कंटेनर और प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट है ना, उनके जैसा ही लग रहा है, बट यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट दिखते हैं कि एक हमारा ऊपर वाला कंपोनेंट होता है, एक उसका चाइल्ड कंपोनेंट होता है, ये इस तरीके से दिखते हैं। बट जो स्मार्ट और डम कंपोनेंट होते हैं ना, वो पैरेलल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। जो डम कंपोनेंट है, यहाँ पे आपको यूआई पे कुछ चीजें डिस्प्ले करवानी है, बट जो आपका स्मार्ट कंपोनेंट है ना, उसके अंदर आपका लॉजिक वगैरह लिख सकते हो आप लोग। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं, पैरेलल कंपोनेंट हो सकते हैं, बट कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड वाली चीज भी आपको देखने को मिले, ठीक है। कंटेनर और प्रेजेंटेशन के अंदर, आप प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट के अंदर आपको पेरेंट चाइल्ड वाली चीजें देखने को मिल जाएंगी, बट स्मार्ट और डम कंपोनेंट में यहाँ पे चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। अब इसका एग्जांपल ले सकते हो, अगर आप लोग रिडक्स वगैरह का यूज कर रहे हो, राइट, तो रिडक्स के अंदर आप लोग बेसिकली अपनी कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो, लॉजिक लिख सकते हो, बिजनेस लॉजिक जो भी आपको लिखना है, और कंपोनेंट के अंदर डायरेक्टली हुक्स वगैरह के थ्रू पास कर सकते हो, राइट राइट। बिकॉज जहां पे हम लोग हुक्स करते हैं, डायरेक्टली वहां पे डाटा आ सकता है, कुछ जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट ही हमें चाहिए ही चाहिए। सो अगर आपके पास पैरेलल कंपोनेंट है, हुक वगैरह का यूज कर रहे हो, कोई रिडक्स स्टोर वगैरह का यूज कर रहे हो, तो आप लोग स्मार्ट और डम कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो, ऑलराइट। देन हम लोग बात करते हैं कि जितने भी आपके कंपोनेंट्स बने होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से आपको बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि वो रीयूज हो पाए और कंपोजेबल हो पाए। कंपोजेबल और रीयूज का मतलब क्या है? रीयूज का मतलब है कि एक बार आपने कंपोनेंट बना लिया तो उसको बार बार आप रीयूज कर सकते हो। कंपोजेबल का मतलब ये है कि आपने एक कंपोनेंट एक बार रख लिया, बट जब दूसरी किसी और कंपोनेंट के अंदर किसी दूसरी जगह पे यूज करने की कोशिश कर रहे हो तो फिट नहीं बैठ रहा, वहां पे आपको बहुत सारी कंडीशंस वगैरह लगानी पड़ रही हैं, कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं, प्रोप्स वगैरह में ऊपर नीचे चीजें करनी पड़ रही हैं, तो वो चीज ठीक नहीं है। आप लोग कंपोनेंट इस तरीके से बनाओ, चाहे आपके कंपोनेंट्स ज्यादा क्यों ना बन जाएं, बट कंपोनेंट्स को इस तरीके से बनाओ कि वो आपके रियूजेबल रहें और कंपोजेबल रहें। और हाँ, जो भी चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ आने वाले पार्ट्स के अंदर, उनको और भी डिटेल में एग्जाम्पल के साथ डिस्कस भी करके देखने वाले हैं। देन जब आप लोग बात करते हो डाटा फ्लो की, डाटा फ्लो के डिजाइन की, और डाटा आपका कैसे हैंडल होगा, स्टेट कहाँ पे रखनी है, पेरेंट कंपोनेंट में, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, तो आप लोगों के पास 4 चीजें आती हैं। कंट्रोल्ड कंपोनेंट, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट्स के टाइप हैं। और डाटा को मैनेज करने के लिए प्रोप ड्रिलिंग और लिफ्टिंग अप स्टेट, इन दोनों का यूज होता है। और यहाँ पे जो कंट्रोल अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट होता है ना, ये बेसिकली जहाँ पे इनपुट फील्ड्स और जो आपके फॉर्म वगैरह होते हैं वहाँ पे यूज में आते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो। प्रोप ड्रिलिंग और लिफ्टिंग अप स्टेट आप लोग तब यूज करते हो जब आपको पेरेंट और चाइल्ड कंपोनेंट के बीच में डाटा को ट्रांसफर करना होता है। अगेन यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि आपको डाटा पेरेंट टू चाइल्ड भेजना है या फिर चाइल्ड टू पेरेंट भेजना है, उनके हिसाब से चीजें यूज करते हो। इवन जब आने वाले टाइम के अंदर हम लोग एक एक चीज के ऊपर एग्जांपल देखेंगे, तब आपको ये चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। सो आई होप यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें पता चली होंगी कोर रिएक्ट आर्किटेक्चर के बारे में। और सो आने वाले पार्ट्स के अंदर हम लोग और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर अलग से एग्जाम्पल भी देखेंगे, ताकि चीजें आपको और भी अच्छे से समझ में आए। थैंक यू सो मच, और प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इनसे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है और मुझे और मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।